Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan As Fagwara. Today we are going to discuss the reading South Pole Adventure. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. The first category that we have here everyone is true false not given. Question number one here is शिरेज ट्रिप टू द साउथ पोल इज़ वेल नोन टू अदर एक्सप्लोरर. वो बोल रहे हैं कि जो शिरेज की ट्रिप थी साउथ पोल की तरफ वो बाकी एक्सप्लोरर के अमंग वेल नोन है. दैट मीन्स कि बाकी एक्सप्लोरर को भी उस ट्रिप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है. आंसर इसका है जी फॉल्स, कि नहीं, उनको उसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता. फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए 8th लाइन में आपको फर्स्ट टाइम उसका नेम मिलेगा नोबू शिरेज. Japanese explorer Nobu Shire's however, his part in one of the greatest adventure stories of the 20th century is hardly known. उन्होंने बोला है कि जो उसका पार्ट था एडवेंचर स्टोरीज में 20th सेंचुरी के, उसके बारे में हार्डली नोन है. हार्डली नोन मीन एवरीवन इज कि उसके बारे में बहुत ही कम पता है, बहुत ही ज़्यादा कम पता है. आउटसाइड हिज ओन कंट्री, उसके कंट्री में तो पता है लेकिन उसकी कंट्री के बाहर बहुत ही कम पता है. इवन बाय द फैलो एक्सप्लोरर, जिसके साथ वाले एक्सप्लोरर थे उसको भी उसके जो ट्रेवल हिस्ट्रीज है उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में हार्डली पता है. हमारा क्वेश्चन था कि वेल नोन है, वेल नोन नहीं था, वो हार्डली नोन था. दैट मीन्स बहुत ही कम पता था. तो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स गया. क्वेश्चन नंबर टू, सिंस शिरेज अराइव्ड इन एंटार्क्टिका, जब से शिरेज एंटार्क्टिका में आया हुआ है, स्मॉलर शिप्स हैव आल्सो मेड द जर्नी. वहाँ पर स्मॉल शिप्स जो है वो भी अभी वहाँ पर क्या है, जर्नी अपनी कर चुकी है. स्मॉल शिप्स अभी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं. आंसर इसका है जी नॉट गिवन. क्यों नॉट गिवन है जी? फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन में आपको मिलेगा शिरेज एंड हिज टीम सेल्ड इनटू एंटार्क्टिकाज बे ऑफ वेल्स, की शिरेज और जो उसकी टीम है वो तो एंटार्क्टिका के ओशन में जा चुकी हैं. इन द स्मॉलर शिप, सबसे स्मॉल शिप में वो जा चुके हैं. एवर टू ट्राई इट्स लक इन द डेंजरस वाटर. अभी उन्होंने बोला है कि शिरेज और जो उसकी टीम है वो शिप्स में गई है, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि शिरेज की टीम के जाने के बाद भी बहुत सारी जो शिप्स है वहां पर जा चुकी हैं. सो उसके बारे में मेंशन नहीं था, तो हमारा आंसर सेकंड का आ गया जी, नॉट गिवन. लेट्स मूव टू 3 नंबर क्वेश्चन. शिरेज ओरिजिनल एम्बिशन वॉज टू ट्रेवल टू द नॉर्थ पोल. जो शिरेज था वो पहले चाहता था कि वो क्या करे, उसका मेन एम्बिशन, मेन एम यही था कि वो नॉर्थ पोल को ट्रेवल करे. आंसर इसका जी ट्रू, कि ऐसा ही है. अभी ये हमें कहाँ से पता चल रहा है एवरीवन? इसकी लोकेशन हमें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से मिल रही है. सिंस बॉयहुड, जब वो बॉय था, जब वो थोड़ा जवान था, यंग था, शिरेज हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पोलर एक्सप्लोरर. वो हमेशा पोलर एक्सप्लोरर बनना चाहता था. दैट मीन्स हमेशा वो पोल्स पर, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ ही घूमना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था. लाइक अमनसन, अमनसन के जैसे ही इनिशियली सेट हिज साइट्स ऑन नॉर्थ पोल. वो सबसे पहले उसने अपना एम बना लिया, साइट सेट कर ली थी. सबसे पहले उसने एम्बिशन बना लिया था कि वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा नॉर्थ पोल में. दैट मीन्स उसने नॉर्थ पोल का एक्सप्लोरर बनना था. सो इससे हमारा आंसर यहाँ से थर्ड का आ रहा है जी, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. Some Japanese official thought Shirei's intention to travel to the South Pole was pointless. कुछ जापानीज ऑफिसर्स ने बोला था कि जो शिरेज अभी साउथ पोल की तरफ जाना चाहता है वो चीज तो गलत है, पॉइंटलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. एवरीवन, आंसर इसका ट्रू है. इसकी लोकेशन भी आपको सेम पैराग्राफ में मिलेगी, सेकंड पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ की अगर आप लाइन रीड करना स्टार्ट कर दीजिए 7th लाइन से, वहां पर मिलेगा. वहां पर फर्स्ट टाइम साउथ पोल की बात की थी वहां से. इन जनवरी 1910 शिरेज पुट हिज प्लान बिफोर जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल. उसने अपना प्लान गवर्नमेंट को बता दिया. प्रॉमिसिंग टू रेज द फ्लैग एट साउथ पोल. उसने प्रॉमिस किया कि हाँ जी हाँ जी, मैं साउथ पोल पर अपना जो फ्लैग है जापानीज उसको पक्का लहरा कर आऊंगा. विद इन 3 years, 3 साल के अंदर अंदर. फॉर मैनी ऑफ देम, ज्यादातर जो उनमें से ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, द क्वेश्चन वॉज एंड कुड ही डू इट. उनका मेन क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या ये बंदा कर पाएगा, बट वाई वुड इट बी वर्थ डूइंग. उनका क्वेश्चन ये था कि ये करना है तो करना क्यों है, इसके पीछे वैल्यू क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है. दैट मीन्स कि उनको लग रहा था जो हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं वो क्वेश्चनलेस है, उसका कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंटलेस है वो. यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन फोर्थ का आ गया जी, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कीजिए. द ब्रिटिश टीम अनाउंस देयर डिसीजन टू कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च इन एंटार्क्टिका बिफोर शिरेज. वो बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश की टीम थी उसने पहले से अपना डिसीजन बता दिया था कि वो साइंटिफिक रिसर्च करेंगे शिरेज से पहले ही. आंसर इसका नॉट गिवन है, क्योंकि ये डिसीजन बनाने की बात कहीं पर नहीं हुई. इसकी लोकेशन आपको जरूर मिलेगी इन द सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन्स ओनली. सो लाइक ब्रिटिश, ब्रिटिश के जैसे ही शिरेज प्रेजेंटेड हिज एक्सपेडिशन एज अ सर्च फॉर नॉलेज. कि ब्रिटिश के जैसे शिरेज ने भी अपने
जर्नी के बारे में सामने रख दिया कि हम तो नॉलेज सर्च करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन है कि ब्रिटिश वालों ने पहले सामने रखा या शिरेस ने बाद में सामने रखा। सो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई, बिफोर एंड आफ्टर की बात नहीं हुई, तो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही हमारा आंसर ट्रू जाएगा, हमारा आंसर रह जाएगा जी नॉट गिवन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। शिरेस फाउंड इट इज ईजी Shiraz found it easy to raise the money he needed for his trip to South Pole. जो शिरेज को आसानी से जो मनी थी वो मिल गई थी, जो उसने साउथ पोल की तरफ ट्रिप करना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि शिरेज को पैसे इकट्ठे करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, उसको बहुत इजी मेथड में उसने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए जब उसने साउथ पोल जाना था। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है जी ऑन द फर्स्ट पेज ओनली, राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप मूव कीजिए, जो पैराग्राफ है द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉज, आपको वहां से रीड करना है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉज कूल, कि गवर्नमेंट ने फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हैव शिरेज स्ट्रगल्ड टू रेज फंड्स, लेकिन शिरेज को स्ट्रगल करना पड़ा, उसको उसके लिए काफी मुश्किलें आई जब उसने पैसे इकट्ठे करने थे। सो रेज फंड मतलब पैसे इकट्ठे करने थे, जब उसने उसने स्ट्रगल किया, दैट मीन्स उसके लिए इजी तो था नहीं है। सो 6 का आंसर हमारा बन गया जी फॉल्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। A previous prime minister of Japan persuaded a scientist to go with Shiraz. जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था ना जापान का, उसने शिरेज को, उसने एक साइंटिस्ट को परसुएट किया कि वो शिरेज के साथ जाए। दैट मीन्स कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने एक साइंटिस्ट से बात की, उसको मनाया कि चलो चलो आप शिरेज के साथ जाओ। आंसर इसका नॉट गिवन है क्योंकि उसने परसुएट वगैरह की बात नहीं हुई है। एवरीवन, अगेन फर्स्ट पेज पर जो राइट हैंड साइड हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, उसी पैराग्राफ में वहां पर ना हमें प्राइम मिनिस्टर की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर का नेम लिखा होगा वहां पर विद ओकुमाज बैकिंग। ओकुमा हमारे पास था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसकी सपोर्ट के खातिर शिरेज गॉट टुगेदर जस्ट इनफ मनी, शिरेज ने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए टू बाय एंड इक्विप अ स्मॉल शिप। अपने उसने एक छोटी सी शिप में जो इक्विपमेंट रखने थे उसको बाय करने के लिए उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, जो प्रेसिडेंट था उसकी हेल्प के साथ। ही इवेंचुअली एक्वायर्ड अ साइंटिस्ट, और फिर उसको साइंटिस्ट भी मिल गया जिसका नेम हमें गिवन है, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ओकुमा ने वो साइंटिस्ट दिया या ओकुमा ने साइंटिस्ट को मनाया है, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं हुई। सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन जाएगा। Question number 8, everyone. Question number 8 is the weather that slowed down Shire's progress to New Zealand was unusually bad for the season. वो बोल रहे हैं कि जो वेदर जिस वेदर ने शिरेज के प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर दिया था न्यूजीलैंड में, वो उस सीजन का सबसे बैड, अनयूजुअली बैड वो सीजन, वो बैड जो वेदर था। सो इसका आंसर भी हमारा नॉट गिवन जा रहा है। कैसे भी ये हमारा आंसर क्यों नॉट गिवन जा रहा है एवरीवन? उसी लोकेशन से, उसी पैराग्राफ में अगर हम जाकर मूव कीजिए, उस पैराग्राफ की ना लास्ट 5th लाइन में लिखा है दिस वॉज नॉट टू बी हैव अ बैड वेदर डिलेड द एक्सपेडिशन, कि उसने पहले सोचा था कि मैं पहले पहले रीच कर जाऊंगा, मैं समर्स तक रीच कर जाऊंगा, मैं स्प्रिंग तक रीच कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर बैड वेदर था। बैड वेदर डिलेड द एक्सपेडिशन, उसकी जर्नी किसने खराब कर दी, किसने डिले कर दी, किसने रोक दी थी? बैड वेदर ने। डिडंट रीच न्यूजीलैंड अंटिल 8 फरवरी, वो 8 फरवरी तक न्यूजीलैंड रीच नहीं कर पाए थे। दैट मीन्स बैड वेदर के कारण वो ये सब हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं उस सीजन का वो बैड वेदर था, अभी उस सीजन की तो बात नहीं की, अनयूजुअली बैड की तो बात नहीं हुई। सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। When reporters in New Zealand met Shiraz, they were, जब रिपोर्टर्स न्यूजीलैंड में शिरेज के साथ मिले वो क्या हो गए? They were, आंसर इज ए, कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज इक्विपमेंट, क्योंकि उसका इक्विपमेंट खराब सा था, इतना अप टू द मार्क नहीं था, तो उसके वजह से जो रिपोर्टर्स थे वो उसको लेकर थोड़े से चिंतित थे, कंसर्न थे। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें फर्स्ट पेज पर मिलेगी। फर्स्ट पेज पर जो हमारा राइट हैंड साइड पैराग्राफ है लास्ट ना, उसमें इन न्यूजीलैंड लोकल रिपोर्टर्स वर एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मतलब वो सरप्राइज्ड थे। द शिप वॉज हाफ द साइज ऑफ अमंडसन शिप, अमंडसन की शिप के कंपैरेटिवली जो हमारे शिरेज की शिप थी वो तो आधी थी। ट्रू, इट वॉज रेनफोर्स्ड विद आयरन प्लेट एंड एक्स्ट्रा वुड, नो डाउट उसमें आयरन प्लेट भी लगी थी, एक्स्ट्रा वुड भी लगी थी, बट द शिप हैड ओनली द फिबलेस्ट इंजन टू हेल्प फोर्स इट अवे थ्रू द आइस। लेकिन शिप का जो इंजन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफी वो ठीक ठाक सा ही था, जो इंजन जो था वो आइस को दूर नहीं कर पा सकता था। फ्यू डाउटेड शिरेज करेज, कुछ लोगों ने शिरेज के करेज के ऊपर भी डाउट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको पता चल गया कि ये क्या था, जो शिरेज था उसका जो एक्सपेडिशन था वो इल प्रिपेयर्ड था। दैट मीन्स कि उसके पास प्रॉपर जो प्रेपरेशन का सामान था, जो इक्विपमेंट थे वो नहीं थे। उसके पास लाइट वेट स्लेजेस थे जो सिर्फ बैम्बू और वुड से बने थे। दैट मीन्स कि उसके पास गुड
क्वालिटी के जो इक्विपमेंट है वो नहीं प्रेजेंट थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज ए, कि उसके इक्विपमेंट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी, उसको लेकर वो चिंतित थे। कैसे? क्योंकि एक तो शिप छोटी थी उनकी, उनका इंजन भी पुअर था, और जो उसने स्लेजेस बनाए थे वो भी सिर्फ उसने वुड के बनाए थे। सो दे वर नॉट ऑफ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन। What are we told about captain of Cannon Maru in the fifth paragraph? फिफ्थ पैराग्राफ में कैनन मैरू के कैप्टन के बारे में हमें क्या बताया गया है? आंसर इज बी, हिज स्किल एट सेलिंग सेव द बोट एंड क्रू। जो उसकी स्किल थी कि वो अच्छे से सेल कर सकता है। सेल का एवरीवन मतलब है कि जैसे हम शिप को डायरेक्शन दे देते हैं ना, इधर लेकर जाना उधर लेकर जाना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। जो उसकी सेलिंग की स्किल थी ना बोट की, उसने बोट को और क्रू को दोनों को सेव कर लिया था। ये उसके बारे में बताया गया फिफ्थ पैराग्राफ में। एवरीवन फिफ्थ पैराग्राफ हमें सेकंड पेज पर गिवन है, और फिर सेंटर में कैनन मैरू लिखा है। हम वहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे जहां से वो लाइन स्टार्ट हो रही है। Nevertheless, on 11th February, the Cannon Maru left New Zealand. जो शिप थी उसने न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड छोड़ दिया था, एंड सेल्ड स्ट्रेट इनटू द वर्स्ट वेदर द कैप्टन हैड एवर सीन। ऐसा वेदर कैप्टन ने कभी भी नहीं देखा था, इतना बुरा वो वेदर में वो शिप को लेकर चले गए। देन ऑन 6th मार्च दे अप्रोच द कोस्ट लाइन ऑफ एंटार्क्टिका रोसी। लेकिन फिर उन्होंने क्या हुआ, वो 6 मार्च में वहां पर पहुंच गए। वहां पर आइस उनके पास आने लग पड़ी, और विंटर्स ऐसे लग रहे थे उसको उनको ट्रैप करके रख लेंगे। एन एक्सपीरियंस नो वन वॉज लाइकली टू सर्वाइव। वो ऐसा एक एक्सपीरियंस हो गया था जिससे हमें ये लग रहा था कि कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी बंदा जीवित वापस नहीं आ पाएगा। विद द रिमार्केबल पीस ऑफ सीमैनशिप। लेकिन उस बंदे ने बहुत ही अच्छी सीमैनशिप मतलब समुद्र में जो इतना टाइम वो रह रहा था, उसने अपनी वो शिप दिखाई, वो स्किल दिखाई। द कैप्टन स्टीयर्ड का एवरीवन मतलब होता है जैसे हम हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होता है ना कार का, वो हम शिप अपनी कार को इधर उधर कर सकते हैं। सो वैसे ही कैप्टन ने शिप को स्टीयर आउट कर लिया आइस में से। दैट मीन्स उसने कैप्टन ने क्या किया, आइस में से जो शिप थी उसको बाहर निकाल दिया, स्टीयर आउट कर लिया। टर्न्ड नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ उसने उसको मोड़ लिया था। किसने? कैप्टन ने। कौन किसकी वजह से? शीमैनशिप की वजह से। दैट मीन्स कि उसके पास ये बहुत ही ग्रेट स्किल थी जिसने उनको विंटर से बचा लिया था। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि उसकी सेलिंग स्किल्स ने, जैसे वो स्टेयर कर रहा था ना, उसकी स्टेयरिंग स्किल ने, सेलिंग स्किल्स ने बोट को और क्रू को दोनों को बचा लिया। लेट्स मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर शिरीज फाइनली रीच्ड एंटार्क्टिका, जब शिरीज एकदम एंटार्क्टिका में पहुंच गया था, ही रियलाइज, उसको पता चला, ही माइट नॉट हैव इनफ फूड टू गेट टू द साउथ पोल, कि साउथ पोल की तरफ जाने के लिए उसके पास इनफ फूड नहीं होएगा। एवरन फूड के वजह, फूड की जगह पर यहाँ पर उन्होंने हमें एक वर्ड दिया था। लेट्स फाइंड आउट वो क्या वर्ड था। अभी इसकी लोकेशन आपको मिलेगी जी राइट हैंड साइड में सेकंड पेज पर। राइट हैंड साइड में अगर आप रीड करना स्टार्ट कीजिए, वहां पर आपको 26 जनवरी से आपको रीड करना है थोड़ा सा, ठीक है। ऑन 26 जनवरी शिरीज एस्टिमेटेड देयर वर इनफ प्रोविजंस टू कंटिन्यू फॉर 2 more days। की 26 जनवरी को शिरीज ने ये एस्टिमेट किया कि उसके पास अभी इनफ प्रोविजंस है। इनफ प्रोविजंस मतलब एवरीवन फूड, खाना पीना, वो सारा कुछ। सो उसने ये चीज देखी कि अभी उसके पास 2 दिन के लिए इनफ प्रोविजन है, लेकिन 2 दिन के बाद उसको लगा कि हाँ अभी हमें वापस जाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो साउथ पोल की तरफ उनको जाने के लिए अभी और ज़्यादा टाइम लगना था। सो इसके कारण क्या हुआ, वो वहां पर नहीं पहुंच पाए उनके पास, क्योंकि खाना बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन का खाना रह गया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन कि उसने ये एस्टिमेट लगाया था कि जो उसके पास खाना था वो इनफ नहीं था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द राइटर डूइंग इन 7th पैराग्राफ? 7th पैराग्राफ में राइटर ने क्या किया हुआ है? आंसर इज सी, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन दैट एक्सपेडिशन फेस्ड। जो जर्नी के दौरान हमने कंडीशंस फेस की थी वो 7th पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स मूव एवरीवन टू द 7th पैराग्राफ। 7th पैराग्राफ जो हमारा है वहां पर हम रीड करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। शिरेस 20 जनवरी में 1912 में उसने अपना स्टार्ट कर दिया था टेकेडा के साथ, और उसके पास 2 डॉग हैंडलर्स थे। फिर उन्होंने 2 मैन को एज पर ही छोड़ दिया था आइस शेल्फ के। फिर उन्होंने 1 वीक तक स्ट्रगल किया, वहां पर एक ब्लिजर्ड के बाद दूसरा ब्लिजर्ड आया। ब्लिजर्ड एवरीवन आंधी तूफान जो होता है ना, वो सारा आ गया था। सो एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो आ रही थी। होलिंग अप इन देयर टेंट्स ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ द वेदर। जब वेदर की कंडीशन सबसे बुरी थी वो अपना टेंट बनाकर वहां पर बैठे रहते थे। टेम्परेचर फेल टू -20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था।
फ्रॉस्ट बाइट क्लेम्ड सम ऑफ द डॉग्स, कुछ डॉग्स तो इतने ठंड में थे कि उनको फ्रॉस्ट बाइट ने डेड दे दी थी, उनके पास खाना भी नहीं था। सो ये क्या थी, सारी सारी की सारी कंडीशन थी जो उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान फेस की। सो यहाँ से एवरीवन हमारा 12th क्वेश्चन कहाँ आ रहा है जी, सी आंसर, विच इज कंडीशंस दैट एक्सपेडिशन फेस्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइटर्स मेन पॉइंट इन फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ में राइटर बताना क्या चाह रहा है? आंसर इज ए, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम शिरेज हैड टू डील विद हिज अचीवमेंट वॉज इनक्रेडिबल। कंसिडरिंग द प्रॉब्लम शिरेज हैड टू डील विद, कि अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें जिसको शिरेज ने डील किया, हिज अचीवमेंट वॉज इनक्रेडिबल, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद जो भी उसने अचीव किया है, जो भी उसने पा लिया है, सक्सेस उसने गेन किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनक्रेडिबल है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने इसके बारे में मेंशन किया है। ओके, सो लाइन नंबर 1 से, ऑन फैब्रवरी ऑल द मैन वर हेडिंग होम, सारे के सारे मैन घर पर जा रहे थे अपने। शिप टोक्यो तक पहुंच गई थी। शिरेज वॉज ग्रीटेड विद लाइक अ हीरो, शिरेज को हीरो की तरह उन्होंने ग्रीट किया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही नेवर रीच द पोल, चाहे वो पोल के पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी उसको, शिरेज को लोगों ने हीरो की तरह ट्रीट किया। नॉर डिड ही कॉन्ट्रीब्यूट मच टू साइंस, ना उसने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, बट देन नॉट डिड अमंडसन, ना ही अमंडसन इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर पाया था। हुज ओनली इंटरेस्ट वॉज इन बीइंग फर्स्ट टू द पोल, जिसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था कि उसने सबसे पहले वहां पर पहुंचना है। लेकिन फिर भी येट शिरेज एक्सपेडिशन वॉज हीरोइक, लेकिन फिर भी शिरेज जो था उसकी जो जर्नी थी वो सबसे हीरो जैसी थी। क्यों? क्योंकि उसने they traveled beyond 80 degree south on one of only 4 teams to have gone so far south at that time, क्योंकि सारी की सारी टीम्स में से, 4 टीम्स में से सिर्फ वो उसकी टीम थी जो इतनी दूर तक पहुंच पाई थी। सो जितनी भी उसने प्रॉब्लम फेस की, लेकिन फिर भी उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसके उसके खातिर शिरेज को हीरो की तरह माना गया था। दैट मीन्स कि उसका जो अचीवमेंट था, उसकी जो सक्सेस थी वो इनक्रेडिबल थी, चाहे उसने जितनी मर्जी मुश्किलें देखी हो। सो यहाँ से हमारा एवरीवन आंसर आ रहा है जी ए। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ एवरीवन। सेकेंड पैराग्राफ हमारा था द राइज ऑफ एग्रीबॉट्स। एवरीवन, एग्रीबॉट्स दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। एग्री इज इक्वल्स टू एग्रीकल्चर, बॉट्स इज इक्वल्स टू रॉबर्ट्स। सो एग्रीकल्चर में जो हम रॉबर्ट्स यूज करेंगे उसमें राइज आ रहा है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन। The first question category here is yes, no, not given. Question number 14. Governments should do more to ensure that food is generally affordable. कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो ये देख सकें कि जो फूड है वो सभी लोगों को मिल रहा है, सभी लोगों को चीप रेट पर मिल रहा है, अफोर्डेबल मिल रहा है। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन एवरीवन, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे कोई स्टेप लेने की बात ही नहीं हुई। फर्स्ट पैराग्राफ में बिल्स वगैरह की बात जरूर हुई है। लाइन नंबर 4 से, दिस इन टर्न inevitably means bigger grocery bills for consumers and greater hardships for millions in countries where food shortages are matter of life and death। कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलें क्रिएट होंगी, बहुत ज़्यादा जो हमारे ग्रॉसरी बिल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स हर जगह पर महंगाई हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लिखा कि गवर्नमेंट को इसके खातिर कोई स्टेप्स लेने चाहिए। सो हमारा 14 का आंसर नॉट गिवन जा रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फार्मर्स नीड टू रिड्यूस द हार्म दे डू टू द एनवायरमेंट। कि जो फार्मर्स एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं उनको उसको कम करना पड़ेगा। आंसर फॉर दिस इज येस एवरीवन, कि हाँ उनको अपना हार्म जो है वो कम करना चाहिए। हार्म वो भी एग्रीकल्चर को, इन्वायरमेंट को कैसे कर सकते हैं? केमिकल्स वगैरह यूज कर करना। सो वहीं से आपको फर्स्ट पैराग्राफ में 2050 मिलेगा, वहां से रीड कीजिए। येट वाइल फार्मर्स मस्ट स्क्वीज मोर आउट ऑफ लैंड, कि नो डाउट फार्मर्स जितना ज़्यादा वो अपनी लैंड को उपजाऊ बना सकते हैं, जितना ज़्यादा वो वहाँ से फसल निकाल सकते हैं, उतना निकालने की कोशिश करते हैं। दे मस्ट ऑल्सो एड्रेस द नेसेसिटी ऑफ रिड्यूसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन सॉइल। लेकिन जो वो सॉइल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं उनको उसको भी कम करना चाहिए। वाटर के ऊपर जो वो इम्पैक्ट डालते हैं, एटमोसफेयर के ऊपर भी जो वो बैड इम्पैक्ट डालते हैं उनको भी रिड्यूस करना चाहिए। दैट मीन्स कि उनको हार्म को कम करना चाहिए। सो यहाँ से 15th का आंसर एवरीवन आ रहा है जी यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्यूचर फार्मर्स आर लाइकली टू इंक्रीज देयर डिपेंडेंसी ऑन केमिकल्स। कि फ्यूचर में क्या होएगा, फार्मर्स केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने स्टार्ट हो जाएंगे। आंसर फॉर दिस इज नो, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। अभी ऐसा क्यों नहीं होएगा एवरीवन? उसी पैराग्राफ में 2-3 लाइनें नीचे रीड करना बस आप। ऑन द न्यू मॉडल फार्म्स, मिला आप सभी को? ऑन द न्यू मॉडल फार्म्स ऑफ द फ्यूचर, यस, वहाँ पर हमारा कीवर्ड मैच कर गया फ्यूचर।
प्रिसीजन विल बी द की, कि अगर आप न्यू फार्म्स की बात कर रहे हो फ्यूचर के, तो वहाँ पर प्रिसीजन होएगी। दैट मीन्स कि हम जो एग्जैक्ट एकदम मतलब कहते नहीं होता टू द पॉइंट, एकदम अगर वो चीज़ यूज़ करेंगे वो उनकी इंपॉर्टेंट होएगी। वाई डोज अ होल फील्ड विद केमिकल्स इफ यू कैन स्प्रे ओनली वन वेयर दे आर, वेयर यू कैन ओनली स्प्रे वेयर दे आर नीडेड, कि हम पूरी के पूरी फील्ड को क्यों केमिकल्स से के साथ बहा दें, जब जहाँ पर ज़रूरत है हम वहीं पर ही केमिकल्स यूज़ करेंगे। दैट मीन्स हम केमिकल्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, हम प्रिसीजन कर रहे हैं कि अगर सिर्फ उस 1 सेंटीमीटर में हमें केमिकल चाहिए तो हम उसी ही सेंटीमीटर में केमिकल डालेंगे और कहीं पर नहीं डालेंगे। दैट मीन्स हम क्या हो गए, हम हो गए प्रिसाइज। सो हम क्या करेंगे, हम केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, हम बस अपनी प्रिसीजन, हम अपनी एग्जैक्शन, हम टू द पॉइंट हर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो 16 का आंसर एवरीवन यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट करके हो गया जी, नो कि हम केमिकल्स को नहीं यूज़ कर रहे, हम प्रिसीजन को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन। फार्मर्स इन यूरोप एंड यूएस में फाइंड इट हार्ड टू अडेप्ट टू प्रिसीजन फार्मिंग। वो बोल रहे हैं कि जो फार्म्स हैं यूरोप और यूएस में, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि वो प्रिसीजन फार्मिंग को अडेप्ट कर सकें। आंसर नॉट गिवन है। यह थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था, आपको लगता होगा कि ये आंसर यस आएगा, लेकिन ये नॉट गिवन था। कैसे, फर्स्ट पैराग्राफ के ना नीचे से अगर आप 5th-6th लाइन को रीड करें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। बट दिस इज ईजियर सेड देन डन, कि ये बोलना ईजी है, करना मुश्किल है। द लार्जेस्ट फार्म्स इन यूरोप एंड यूएस कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, कि यूरोप और यूएस में जो बड़े बड़े फार्म्स हैं ना, वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में फैले होते हैं। दैट्स वाई ऑटोमेशन इज की टू प्रिसीजन फार्मिंग, जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन, हम रॉबोट्स यूज करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग के कारण के लिए। अभी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मेंशन कि ये थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में प्रिसीजन फार्मिंग करनी मुश्किल है या नहीं है। सो उनके लिए हार्ड क्यों है अडेप्ट करना, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई। इसलिए हमारा 17 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जी नॉट गिवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लैंक्स है, 1 वर्ड की लिमिट है। 18th is in the future agribots will provide dash टू यंग प्लांट। जो एग्रीबॉट्स है, जो एग्रीकल्चर में रोबोट्स यूज करेंगे, वो यंग प्लांट को कोई चीज देंगे। आंसर इज फर्टिलाइजर, उसको वो फर्टिलाइजर देंगे जो एग्रीबॉट्स हैं। एवरीवन फर्स्ट पेज पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड पैराग्राफ है, वहां पर एग्रीबॉट्स की बात वहां पर होगी। सेकंड लाइन में लिखा है दैट कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सीडलिंग्स। एवरीवन सीडलिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, दैट मीन्स यंग प्लांट्स। सो दे कैन आइडेंटिफाई सीडलिंग्स को देख सकते हैं एंड एनकरेज देम अलॉन्ग विद ड्रॉप्स ऑफ फर्टिलाइजर, और फिर वो उनको बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। किसके हेल्प के साथ, फर्टिलाइजर की हेल्प के साथ। दैट मीन्स कि एग्रीबॉट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स देंगे उनको। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी फर्टिलाइजर। Question number 19 everyone. 19th question is some machines will use chemicals or lasers to get rid of unwanted plants. कुछ machines chemicals भी यूज करेंगी और कुछ lasers भी यूज करेंगी, ताकि वो जो plants हमें नहीं चाहिए, unwanted plants है, जो weeds हैं, उनको हम remove कर सकें। केमिकल्स के साथ साथ लेजर्स यूज कर रहे थे हम। एवरीवन उसी लोकेशन में हमने मूव करना है जी। उसी लोकेशन के बाद वहां पर लिखा है अदर मशीन्स वुड डिस्टिंग्विश प्रॉब्लम वीड्स फ्रॉम क्रॉप्स एंड एलिमिनेट देम विद शॉट्स फ्रॉम हाई पावर लेजर्स और माइक्रो डॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स। एवरीवन पेस्टिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना, ये या तो हमने क्या किया, डॉट्स डाली, दैट मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में केमिकल यूज किया, या तो हमने वीड्स को अलग किया, किसकी हेल्प के साथ, लेजर की हेल्प के साथ। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी एवरीवन लेजर्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ डैश विच करंटली यूजेस मोस्ट मशीनरी ऑन फार्म। सबसे ज्यादा मशीन्स फार्म में किसको प्रोड्यूस करने में लगती हैं जी, आंसर इज सीरियल्स। सबसे ज्यादा सीरियल्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मशीन्स लगती हैं। उसी लोकेशन में एवरीवन नीचे से आपने रीड करना है एवरीवन। नीचे से 4th लाइन में लिखा है मोर देन अ सेंचुरी ऑफ मैकेनाइजेशन हैज ऑलरेडी टर्न्ड फार्मिंग इनटू एन इंडस्ट्रियल स्केल एक्टिविटी। कि अभी क्योंकि बहुत सारी मशीन्स फार्म में यूज होने लग पड़ी हैं, सो ये अभी एक इंडस्ट्री बन गई है इन मच ऑफ द वर्ल्ड विद फार्म्स दैट ग्रो सीरियल्स बीइंग द मोस्ट हैवीली ऑटोमेटेड। कौन से फार्म्स ज्यादा ऑटोमेटेड है, कौन से फार्म ज्यादा ऑटोमेटिक है जिसमें ज्यादा मशीन्स यूज हो रही है, वो है जी जो सीरियल्स को ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, सीरियल्स। यहाँ से आंसर आ गया। Let's move to question number 21 everyone. 21 is dash between machines such as tractors is making farming more efficient. कि machines जैसे कि ट्रैक्टर, उनमें कोई चीज हो रही है, बिटवीन उनके कुछ हो रहा है जिसकी वजह से फार्मिंग और भी ज्यादा अच्छी हो रही है। आंसर इज कम्युनिकेशन। जैसे मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, उसकी वजह से फार्मिंग और अच्छी हो रही है। राइट हैंड साइड एवरीवन मूव कीजिए आप।
वहां पर आप नीचे से अगर थोड़ा देखिए ना, जीपीएस वहां पर लिखा है, उसके थोड़ा सा नीचे वहां पर लिखा है ट्रैक्टर की बात हो रही है, एग्जाम्पल के साथ हुई थी। एंड द इम्प्लीमेंट्स कैन टॉक बैक, कि जो हमारे पास मशीन्स होंगी वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं। टेलिंग द ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर को बताएंगी दैट इट्स गोइंग टू फास्ट और नीड टू मूव टू द लेफ्ट, वो बताएंगी या तो ये बहुत ज्यादा मूव कर रहा है या तो ये इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड इन अदर फार्म व्हीकल्स, अभी ऐसी ही कम्युनिकेशन बाकी फार्म व्हीकल्स में भी वो बना रहे हैं। दैट मीन्स कि व्हीकल्स के इन बिटवीन क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, कम्युनिकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। The next category that we have here is we have to match the ऑथर्स और रिसर्चर्स विद द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने ये सारे के सारे रिसर्चर्स को पहले से ही सर्कल कर लेना था। सो हमें ये सारे के सारे रिसर्चर्स जो नेक्स्ट वाले हमारे पैराग्राफ है ना वहां पर मिलने स्टार्ट हो गए। ये देखो, अगर आप देखो मैंने ये पहले ही सारे के सारे जो राइटर्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उसको मैंने पहले से ही सर्कल कर लिया। ये देखो, लुईस, सलाह, सो ये सारे के सारे मैंने सर्कल कर लिए। अभी हमने इनको वन बाय वन रीड करना था और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करना था। सो हमने सबसे पहले साइमन ब्लैकमोर को रीड करना था। इसका आंसर आ रहा है जी सी, वी नीड मशीन्स ऑफ द फ्यूचर टू बी एग्जैक्ट, नॉट मोर पावरफुल। हमें जो मशीन्स फ्यूचर में चाहिए वो ज्यादा पावरफुल नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए एग्जैक्ट, कि वो जहां पर हम चाहें वहीं पर ही काम कर दें। सो साइमन ब्लैकमोर की बात हमें इससे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में मिल गई थी। हु रिसर्चेज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, बिलीव दैट, वो ये चीज बिलीव कर रहा है, फ्लीट्स ऑफ लाइट वेट ऑटोनॉमस रॉबर्ट्स, हमें रॉबर्ट्स चाहिए, ऑटोमेटिक ही चाहिए लेकिन लाइट वेट चाहिए, हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिप्लेसिंग ब्रूट फोर्स, जो इतना ज्यादा हाई फोर्स है उसको वो रिप्लेस कर देंगे विद प्रिसीजन इज द की, वो एकदम फिर प्रिसाइज काम करेंगे। दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे एरियाज, ऐसी मशीन्स जो एकदम सही तरीके से काम करें, ना कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो, ना कि बहुत ज्यादा हैवी हो, स्ट्रांग हो। हमें ब्रूट फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाइट वेट बस काम करने वाले रॉबर्ट। सो यहाँ से साइमन की ये बात होगी। सो हमारा आंसर आ गया जी सी, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें एकदम अच्छे से मेंशन था कि हमें ऐसी मशीन चाहिए जो एग्जैक्ट हो, जो प्रिसाइज हो, पावरफुल चाहे ना हो, ज्यादा पावरफुल नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा पावरफुल होंगे वो हमारी सॉइल को दबा देंगी। सो हमें वो चीज नहीं चाहिए थी, इससे हमारा आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, एल्बर्ट वैन हेंटन, so answer for this is F, which is there is shortage of employees in farming industry, कि फार्मिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कम लोग अभी काम करते हैं। सेम पैराग्राफ एवरीवन, सेम पैराग्राफ की लास्ट लाइंस आपने रीड करनी है, वहां पर आपको एल्बर्ट वैन हैंटन के बारे में पता चल गया, फिर यहाँ से कॉमाज स्टार्ट हो रहे हैं, आपने वहां से रीड करना है। वाइल द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, कि हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है, नीड्स टू बी फेड, उनको खाना भी देना पड़ेगा। अ रैपिडली श्रिंकिंग नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग टू वर्क इन एग्रीकल्चर, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं। श्रिंकिंग का मतलब हमने कल वाली वीडियो में भी सुना था, श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सुंगड़ जाती है, जिसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सो अभी उन्होंने बोला कि बहुत ही कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए विलिंग है, जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर में इंप्लॉइज बहुत कम है, वर्कर्स बहुत कम है। सो इसकी बात एल्डर्ट ने बोली थी, तो हमारा आंसर आ गया एफ, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन फार्मिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 24, लिंडा कैल्विन एंड फिलिप मार्टिन, अभी इन दोनों ने क्या बोला, आंसर फॉर दिस इज एच एवरीवन। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑफन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी। इकोनॉमिक फोर्स मतलब पैसा। सो पैसा ही एक ऐसा मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम मशीन को और डेवलप करते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन दोनों का नेम कहाँ मिला। इनका नेम हमें सेकंड पेज पर मिलना था, सेकंड पेज पर इन दोनों का नेम मिल गया हमें फर्स्ट पैराग्राफ में। देन एक फिर वहां पर लिखा होएगा लाइन नंबर 5 में, एवरीवन, कैल्विन एंड मार्टिन हैव ऑब्जर्व्ड, कि इन दोनों ने कोई चीज ऑब्जर्व की है। हाउ राइजिंग एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, की जो एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट जब राइज हो जाती है, have led to adoption of labor saving farm technology in the past, citing the rise in industry as an example, कि जब एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि जब हमारे पास कोई वर्कर है, हमें उसको उसकी इनकम पे करनी पड़ेगी ना। सो जब अभी उसकी इनकम इंक्रीज होगी, सो लोग क्या चाहेंगे, जो बॉस है वो चाहेगा कि वो लेबर को सेव करे। दैट मीन्स कि वो इतना पैसा देना पसंद नहीं करता। सो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपनी लेबर को सेव कर लिया। सो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो लेबर को सेव कर सके, दैट मीन्स उनकी मनी सेव होगी। सो मनी को सेव करने के कारण हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो और इंक्रीज होती रहती है। अभी ये लिंडा और मार्टी ने बोला था ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, विच इज एच, कि वो क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर ही ऐसे फैक्टर हैं, जो हमारा पैसा वही एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से मशीन डेवलप हो रही है, फार्म इंडस्ट्री बन रही है।
क्वेश्चन नंबर 25, लुइस हॉलोवे, इसका आंसर जी ए, द यूज ऑफ ऑटोमेशन माइट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। अगर हम मशीन्स बना देंगे तो एनिमल और प्लांट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एवरीवन, सेकंड पेज राइट हैंड साइड पर जो आपको पैराग्राफ मिलेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट लाइन पे आपको लुइस हॉलोवे का नेम मिल गया, फिर आपको राइट हैंड साइड पर उसका एग्जैक्ट आंसर मिलना है सेकंड लाइन से। Robotic milking is likely to influence the genetics of dairy herds as farmers opt for robot friendly cows। कि अगर हम जैसे मशीन्स मिल्क करती हैं बफलोज और काउस को, सो अगर रोबोटिक मिल्किंग होने लग पड़े सो जीन्स चेंज हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ऐसी काउ को ही वो पालेंगे जो रोबोट फ्रेंडली हो, दैट मीन्स कि जहाँ जिससे रोबोट्स मिल्क निकाल सकता है। विद अदर शेड एंड इवन एटीट्यूड सूटेड टू ऑटोमेटेड मिल्किंग। सो दैट मीन्स कि एनिमल्स का हमें क्या चाहिए, ऐसे एनिमल्स चाहिए जो रॉबर्ट्स के साथ अच्छे तरीके से काम कर लें। Similarly, he says it's conceivable that agribots can influence what fruits and vegetable varieties get to the shop. So अगर हमने robots यूज करने स्टार्ट कर दिए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि robots ही इन्फ्लुएंस करें कि कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें शॉप्स पर भेजना चाहिए। दैट मीन्स कि किस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें ग्रो करना चाहिए ताकि robots उनको अच्छे से पहचान सकें, उनमें से वीड्स को निकाल सकें, उनको अच्छे से हार्वेस्ट कर सकें। सो सब कुछ robots के ऊपर डेवलप करेगा, एनिमल और प्लांट दोनों का। और ये हमें क्या किसने बोला था? लुइस हॉलोवे ने। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, 26 साला सुक्रे, इसका आंसर है जी डी, विच इज एज फार्मिंग बिकम्स मोर ऑटोमेटेड द अपीयरेंस ऑफ फार्मलैंड विल चेंज। जैसे जैसे फार्मिंग और भी ज्यादा ऑटोमेटिक हो रही है, एकदम इंडिपेंडेंट हो रही है, मशीन्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वैसे वैसे फार्मलैंड भी चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। लास्ट में एवरीवन सलाह का आपको नहीं मिल जाना है, फिर आपने उससे 2-3 लाइनें ऊपर पढ़नी है। द रियल टिपिंग पॉइंट फॉर रॉबर्ट एग्रीकल्चर विल कम व्हेन फार्म्स आर बीइंग डिजाइन्ड विद एग्रीबॉट्स इन माइंड। कि हम फार्म्स कैसे बनाएंगे, हम जो एग्रीबॉट्स हैं, जो रॉबर्ट्स हैं, उनको दिमाग में रखकर ही फार्म्स को डिजाइन करेंगे, ये साला ने बोला। अ रोबोटिक रिसर्चर इन ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ फील्ड रोबोटिक्स सिडनी, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, ठीक है। दिस कुड मीन अ रिटर्न टू स्मॉलर फील्ड्स, इसमें हम छोटी छोटी फील्ड्स में सारा का सारा क्रॉप उगाना स्टार्ट कर सकते हैं। विद क्रॉप प्लांटेड इन ग्रिड्स रादर देन रोज, जो क्रॉप्स हैं उनको हम ग्रिड्स में डालेंगे, रोज में नहीं उगाएंगे। फ्रूट ट्रीज प्लंट इनटू 2 डायमेंशनल शेप्स टू मेक हार्वेस्टिंग ईजियर, फ्रूट ट्रीज को हम 2D डायमेंशंस में लगाएंगे ताकि हम उससे हार्वेस्टिंग ईजिली कर सके। दैट मीन्स हमने सारा का सारा क्रॉप का पैटर्न ही चेंज कर दिया, राइट हमने फार्मलैंड को ही डिजाइन कर दिया अलग वे में। सो यहाँ से साला का आंसर आ रहा है एवरीवन डी ऑप्शन इट इज। लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, होमर्स लिटरेरी लेगेसी। सो इसके हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो कैटेगरी है वो क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन हियर इज कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, द क्लेम दैट ओडिसी एंड इलिद वर नॉट पोइम्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, की ओडिसी और जो इलिद थे वो दोनों पोइम्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। आंसर इज ई, कि हाँ ये दोनों लिखी नहीं गई थी, इनकी ओरिजिनल फॉर्म कोई और थी। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन। ई पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 से रीड करना, यहाँ पर वो दोनों पोइम्स की बात हो रही है। दे वर रैदर अ लूज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, वो एक्चुअल में थे क्या? वो थे जी लूज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। दैट मीन्स कि वो सिर्फ सॉन्ग्स थे जिनको हमने ऐसे ही अपने आप फिर कलेक्ट कर लिया। ट्रांसमिटेड बाय जनरेशन ऑफ ग्रीक बार्ड, जो जिसको ग्रीक लोगों ने जनरेशन टू जनरेशन क्या किया है, ट्रांसमिट किया। दैट मीन्स उन्होंने बोल बोल कर अपनी नेक्स्ट वाली जनरेशन को दिया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उस सॉन्ग को कलेक्ट कर दिया। ओनली रिडक्टेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म एट सम लेटर डेट, और जो आपको प्रेजेंट फॉर्म अभी उसकी दिख रही है वो उसको काफी टाइम बाद बनाया गया था। दैट मीन्स अभी आपको पोइम की तरह दिख रही है ना, ये तो हमने अभी अभी बनाया, इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो सिर्फ सॉन्ग्स थे जो जनरेशन टू जनरेशन हमने आगे 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 ट्रांसफर कर दिए थे। दैट मीन्स कि ये ओडिसी और इलियड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, पहले तो वो सॉन्ग्स थे, अभी वो क्या है, अभी वो पोइम्स है। दैट मीन्स उनकी ओरिजिनल फॉर्म ये नहीं है। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन आ गया जी ई। क्वेश्चन नंबर 28, अ थ्योरी इन्वॉल्विंग द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म ऑथर, ऐसी थ्योरी है जिसमें हमें जो ऑथर वर्ड है उसको दोबारा से समझना पड़ेगा। एवरीवन डी पैराग्राफ में है ये, डी पैराग्राफ में मूव कीजिए। डी पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 से, Jean Jacques Rousseau was one of the first modern critics to suggest that Homer might not be an author, कि
जो जीन जैकस रूसो था उसने फर्स्ट टाइम ऐसा बंदा था जिसने बताया था कि मे बी होमर जो था वो ऑथर ही ना हो. इन कंटेम्प्ररी सेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन हु सैट डाउन एंड रोट अ स्टोरी एंड देन पब्लिश्ड इट फॉर अदर्स टू रीड. ऑथर कौन होता है? एक सिंगल इंसान होता है जो बैठता है, अपनी स्टोरी को लिखता है और फिर पब्लिश कर देता है बाकियों के लिए रीड करने के लिए. लेकिन होमर तो ऐसा था ही नहीं. दैट मीन्स कि उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें बताया कि एक ऑथर क्या होता है. बैठता है, स्टोरी लिखता है, पब्लिश कर देता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑथर. दैट मीन्स की डेफिनेशन की बात होगी, ऑथर की बात होगी. यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी डी, कि हमें ऑथर टर्म को दोबारा से समझना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 29. रेफरेंसेस टू द फैक्ट दैट लिटरेरी इज नोन अबाउट होमर्स लाइफ, कि होमर की लाइफ के बारे में हमें बहुत ही कम पता है. इसके बारे में कौन से पैराग्राफ में बात हुई है? आंसर इज सी. सी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. सी पैराग्राफ में एवरीवन नीचे से आपने थर्ड लाइन रीड करनी है. एंड सेकेंड, हु एग्जैक्टली वॉज देयर ऑथर, कि जो हमने ये ओडिसी और इल्लद वाली जो हमने पोएम्स लिखी हैं उसका ऑथर एग्जैक्टली में था कौन, और वॉज इट ऑथर्स या फिर उसको एक से ज्यादा बंदों ने लिखा है. देयर वर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ होमर, हमारे पास होमर के रिकॉर्ड्स ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है कि उसको होमर ने लिखा था. एंड नो ट्रस्टवर्दी बायोग्राफी ऑफ द मैन एग्जिस्ट बियॉन्ड अ फ्यू सेल्फ रेफरेंशियल हिंट्स एम्बेडेड इन द टेक्स्ट देमसेल्व्स, और ना ही हमें ये कहीं पर दिख रहा है कि ये बंदा एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं करता था. दैट मीन्स कि होमर के बारे में हमें बिल्कुल भी कोई चीज के बारे में पता नहीं है. सो यहाँ से हमारा सी आंसर आ गया 29th क्वेश्चन का. 30th क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए. अ कंपैरिजन बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होमर्स पोइम्स एंड अनदर आर्ट फॉर्म. अभी हमने कंपैरिजन किया है कि होमर की पोइम कैसे बनी है और बाकी आर्ट फॉर्म्स कैसी बनी है. अभी होमर और बाकी आर्ट फॉर्म का कंपैरिजन ई पैराग्राफ में हुआ था. और अगर आप सोच रहे हो कि 2 बार ई आंसर कैसे आया, यहाँ पर हमें एक नोट गिवन था कि हम एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं. अभी इसका कंपैरिजन हुआ था बाकी आर्ट फॉर्म के साथ. ई पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन. ई पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट कर दिए जी, लाइन नंबर 6 में वहां पर लिखा है ही सजेस्टेड दैट रीजन ऑफ होमर्स एपिक सीम्ड अनलाइक अदर लिटरेचर. सो जो होमर के ब्यूटीफुल पोइम्स थी वो बाकी लिटरेचर की जैसे नहीं थी. दैट मीन्स कंपैरिजन वॉज बिकॉज दे वर अनलाइक अदर लिटरेचर, क्योंकि वो बाकी लिटरेचर की जैसी थी ही नहीं, इसलिए होमर की जो लिटरेचर है, होमर की जो पोइम्स है वो सबसे हटके थी, हम सबसे एपिक थी, सबसे अच्छी थी. सो यहाँ से कंपैरिजन हो गया बाकी लिटरेचर के साथ होमर की पोइम का. आंसर आ गया इसका ई. Let's move to the next question. Question number everyone 31. Examples of kinds of people employed to recall language. एक लैंग्वेज को याद रखने के लिए हमने कौन से लोगों को काम पर रखा है, उन लोगों के बारे में हमें एग्जाम्पल कौन से पैराग्राफ में गिवन है. आंसर इज ए एवरीवन. ए पैराग्राफ में मूव कीजिए. ये वाला आंसर ना मुझे सबसे इजी लगा था. ए पैराग्राफ में मूव करना है आपने, नीचे से स्टार्ट करना है 5th लाइन से. वहां पर लिखा है इन इंडिया एन एंटायर क्लास ऑफ प्रीस्ट वॉज चार्ज विद मेमोराइजिंग द वेदास विद परफेक्ट फाइडेलिटी, कि एक इंडिया में एक पूरे के पूरे प्रीस्ट जो लोग हैं हमने उनको रखा हुआ है ताकि वो वेदास को मेमोराइज करें. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लिटरेचर को वो याद कर रहे हैं जो प्रीस्ट हैं. In pre-Islamic Arabia, people known as Ravis were often attached to poets as official memorizer. जो रावीज हैं वो poets के साथ attached है जिनको officially उनकी poems को memorize करना ही पड़ेगा. बुद्धा के टाइम में हमारे पास क्या था, जो teachings थी वो धीरे 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 कर कर बाकी एरियाज में क्या है ट्रांसमिट की जाती हैं. दैट मीन्स कि वो अभी भी उसको याद करते हैं. तो ये हो गया अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के लोग जो हर चीज को रट्टा लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं. सो हमारा आंसर आ गया जी 31 का ए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. 32 इज डाउट्स रिगार्डिंग होमर्स अपेरेंटली इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस, कि अभी हमें डाउट हो रहा है कि होमर ने ऐसी डिस्क्रिप्शन दी ही क्यों, इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस क्यों दी हैं. इसका आंसर बी पैराग्राफ में है. लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ एवरीवन. ये लिटिल ट्रिकी लग सकता है आपको, लेकिन फिर भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. लाइन नंबर 2 में हमें होमर के ओडिसी और इल्लिद वाली जो poems थी वो गिवन थी. These two poems possibly first to have been written down in Greek alphabets had long been held up as literary archetype, कि ये ग्रीक अल्फाबेट्स में लिखी गई थी और ये हम सोचते हैं कि लिटरेचर की सबसे अच्छी वाली पोइम्स है. However, even as they were celebrated as models, कि इवन जब हम ये सोचते थे कि ये एकदम हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए हमारी सबसे अच्छी पोइम्स है, टू विच ऑल द लिटरेचर शुड एस्पायर, जिससे हर तरह का लिटरेचर बनना चाहिए,
होमर्स मास्टर वर्क हैड ऑल्सो बीन अ सोर्स ऑफ स्कॉलरली अनईज, लेकिन फिर भी जो रिसर्चर्स थे वो इस चीज को लेकर अनईजी फील कर रहे थे, इसको लेकर फिर भी वो डाउट कर रहे थे. The earliest modern critics sensed that they were somehow qualitatively different from everything that came after, even a little strange. वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये दो पॉइंट्स लिखी गई थी ये काफी डिफरेंट थी, जो इसके बाद हर तरीके का लिटरेचर आया उससे ये काफी डिफरेंट थी. सो वो उनको काफी डाउटफुल लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था. फॉर वन थिंग, एक चीज तो इसमें पक्की थी, बोथ पोइम्स वर ऑडली रेपिटेटिव. ये इस पोइम्स में बार बार हर एक चीज रिपीट हो रही है. करेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, क्लेवर ओडिसी, फिर वहां पर रोजी फिंगर्ड रिपीट हो रहा है. सो ये वो पूछ रही हैं व्हाई वुड समवन राइट दैट, कोई इंसान ऐसा चीज लिखेगा ही क्यों, क्यों ये हर चीज ऑफ की लग रही है, क्यों उसमें हमारी जो रेपिटेशन है वो बार बार क्यों हो रही है. दैट मीन्स कि देयर आर क्वेश्चन, देयर आर डाउट्स देयर. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 32 का बी, कि होमर की पॉइंट्स को लेकर डाउट हो गया था लोगों के अमंग, क्योंकि उसने डिस्क्राइब ही अच्छे तरीके से नहीं किया. Let's move to next questions 33 and 34. Which two of these points are made by the writer of the text about Odyssey and Iliad? Odyssey और Iliad के बारे में कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो राइटर ने बनाए हैं? आंसर है सी, देयर कंटेंट इज वेरी सिमिलर, जैसे हमने किया ना, वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. डी इज लेटर राइटर्स रेफर टू देम एज आइडियल एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग. जो बाद में वाले राइटर्स थे वो बोल रहे थे ऐसी ही हमें राइटिंग करनी चाहिए, ऐसे ही हमें पोएम्स लिखने चाहिए. कैसे बी पैराग्राफ में भी ये एकदम क्लियर हो रहा है एवरीवन. बी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए, बी पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा जाता है ना लाइन नंबर 4 में, हावर इवन दे वर सेलिब्रेटेड एज मॉडल्स टू विच ऑल लिटरेचर शुड एस्पायर, कि ये ऐसे मॉडल्स सोचे जाते हैं, इनको मॉडल्स की तरह ट्रीट किया जाता है जिससे सारा का सारा लिटरेचर इंस्पायर होना चाहिए. दैट मीन्स कि ये हम एज अ मॉडल ट्रीट करते हैं. आपको यहाँ से भी 33 का आंसर लग सकता है. फिर 33 एंड 34 राइट. बी पैराग्राफ में यहाँ पर जो है मेंशन किया, फॉर वन थिंग बोथ पोइम्स आर ऑडली रेपिटेटिव, बार बार इसमें हर एक चीज रिपीट हो रही है. तो यहाँ से भी आपको यहाँ से आपको 34th आंसर मिल गया. इसकी एक और लोकेशन है एवरीवन, इसकी एक और लोकेशन हमें मेंशन है जी इन ई पैराग्राफ अगेन, सॉरी इन एफ पैराग्राफ. एफ पैराग्राफ में क्या है जी, वहां पर लिखा है जी कि द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ oral poets compose wholly without aid of writing. Parry realized that if you were sitting out to create memorable poems, Odyssey and Iliad were exactly the kind of poem you would create. कि Odyssey और Iliad ऐसी poems है जिनको हम easily remember कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें बार बार हमने words जो है वो चेंज किए हैं, बार बार जो वर्ड्स है वो रिपीट किए हैं. सो यहाँ से भी आपको आंसर जो है वो लग सकता है 33 और 34 का. सो 33 क्या हो गया, उसका कंटेंट काफ़ी सिमिलर है और बाकी के राइटर्स उसको आइडियल एग्जाम्पल्स मानते कि इन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके की राइटिंग परफॉर्म की थी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज राइट द करेक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डज द राइटर ऑफ द टेक्स्ट रेफर टू. कौन सी थ्योरीज के बारे में राइटर ने बोला है? आंसर इज बी, नीदर ओडिसी नोर द लियड वर रिटन बाय होमर, कि ये दोनों पोइम जो थी वो होमर ने नहीं लिखी थी. सी, होमर क्रिएटेड ओडिसी एंड लियड विदाउट राइटिंग देम डाउन. होमर ने इन दोनों पोइम्स को लिखे बिना ही बना दिया था. इस दोनों के बारे में उसने बात की है. एवरीवन, इसका आंसर आपको ई पैराग्राफ में भी मिलेगा और इसका आंसर ना आपको और पैराग्राफ्स में भी मिल सकता है, जैसे कि डी पैराग्राफ में. डी पैराग्राफ में पहले तो जीन जैकोस रूसो ने बोला कि ये बंदा ऑथर है ही नहीं, क्योंकि उसने बैठकर कोई चीज़ को लिखा ही नहीं. इन हिज 1781 essay द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, स्विस फिलोसफर सजेस्टेड दैट ओडिसी एंड इलियड माइट हैव बीन रिटन ओनली इन मैन्स मेमोरीज, कि वो उसने सिर्फ अपने दिमाग में, अपनी मेमोरीज में, अपने सपने में ही लिखा था. दैट मीन्स उसने एक्चुअल में नहीं लिखा उसको. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी पहले तो 35 का. देन ई पैराग्राफ में अगर आप अगेन रीड कीजिए, लाइन नंबर 2 में लिखा है कि होमर्स वर्क नॉट रिटन डाउन बाय होमर, कि होमर के काम होमर ने ही नहीं लिखे और ना ही वो होमर के थे. सो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि उसने दोनों पोइम्स जो थी वो होमर के द्वारा नहीं लिखी गई थी. लेकिन वो था क्या, वो जो सॉन्ग्स थे वो बार बार बोलकर उन्होंने आगे और आगे स्प्रेड किए हुए थे. दैट मीन्स कि ना ही वो उस बंदे ने उसको लिखा था और ना ही उसने उसको बैठ कर लिखा था, वो किसी और का काम था. वो सॉन्ग्स थे जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे आगे स्प्रेड हुए थे. सो यहाँ से हमारा आंसर 35 और 36 का एवरीवन क्या आ रहा है कि ना ओडिसी ना इलियड दोनों होमर ने नहीं लिखी. होमर ने ओडिसी और इलियड बिना लिखे उसको परफॉर्म किया, क्योंकि उसने अपने मन में, अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लिया था. सो यहाँ से हमारा आंसर बी और सी आ रहा है.
लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। हमारे पास समरी है, हमारे पास 1 वर्ड की लिमिट है, हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन वर्ड एंड हाउ वर्ड्स आर रिमेंबर्ड, कि कैसे बोले हुए शब्द को हम याद रख सकते हैं। Spoken poetry was once the mean by which each dash of a particular culture or community could pass on its language, its knowledge. So spoken poetry एक ऐसा हमारे पास वेपन था, एक ऐसा मीन्स था, एक ऐसा वे था जिससे कोई कम्युनिटी और जो कल्चर है वो अपनी नॉलेज को पास करता था किसी को। आंसर इज जनरेशन को, कोई जनरेशन अपनी नॉलेज को पास ऑन कर पाती थी। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी जी ए पैराग्राफ में, क्योंकि वहां पर स्पोकन पोइट्री और नॉलेज को पास करने की बात हुई है ना। ए पैराग्राफ में एवरीवन मूव कीजिए, वहां पर यहाँ पर लिखा है जी कल्चरल ट्रांसमिशन मेंट ओरल ट्रांसमिशन ऑफ एंड पोइट्री, कि वो पास कर रहे हैं हम माउथ टू ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मीडियम था कि हम इंफॉर्मेशन को स्पेस के अक्रॉस और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन किया। हमारा 37 का आंसर आ गया जी, जनरेशन। 38 की तरफ मूव कीजिए। 38th question everyone here is, indeed it had been suggested that it was duty of a dash to know poetry, ये किसी की ड्यूटी होती थी कि उसको पोइट्री के बारे में पता हो। आंसर इज सिटीजन। एक सिटीजन की ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस पोइट्री के बारे में पता हो। अगेन ए पैराग्राफ में लाइन नंबर 6 से 7 से रीड करना स्टार्ट करिए। 6 थे, मैसिव रिपोस्ट्री ऑफ यूजफुल नॉलेज, अ सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी विच द इफेक्टिव सिटीजन वॉज रिक्वायर्ड टू लर्न, कि एक इस सिटीजन को तो लर्न करना ही पड़ना था, करना ही पड़ना था। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, इट वॉज रिक्वायर्ड, उसको ये चीज इंपॉर्टेंट बन गई थी, रिक्वायरमेंट बन गई थी किसकी, सिटीजन की, कि वो इस चीज को, इस नॉलेज को लर्न करे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है एवरीवन 38 का सिटीजन सॉरी ए सिटीजन, हमारा ए पहले से गिवन है, सिटीजन हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव कीजिए। 39th question is, psychologists now know that when people are trying to remember information they may find it difficult to remember words that express dash ideas। लोग ये बोल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि जब हमने किसी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना हो, हमारे लिए वर्ड्स को रिमेंबर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब हमने किसी तरह के आइडियाज़ को डिस्क्राइब करना हो। आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लास्ट पैराग्राफ में इसकी लोकेशन एवरीवन, लास्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए। लास्ट पैराग्राफ की नीचे से एवरीवन 5th लाइन में, वर्ड्स दैट राइम आर मच मोर मेमोरेबल, कि जो वर्ड्स एक जैसे राइम कर रहे हैं तो वो उसको रिमेंबर करना तो ईजी है। देन वर्ड्स दैट डोंट, जो वर्ड्स एक जैसे नहीं है उसको रिमेंबर करना ईजी नहीं है। कंक्रीट नाउन्स आर ईजियर टू रिमेंबर देन एब्स्ट्रैक्ट वन, जो नाउन्स हम अब टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन, जो सॉलिड नाउन्स है उनको तो हम रिमेंबर कर सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम कौन से आइडियाज को नहीं याद कर रख सकते, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। सब एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से आंसर आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th, इट इज ईजियर टू रिमेंबर वर्ड्स विच साउंड सिमिलर एंड गो टुगेदर विद डैश, की जो साउंड्स सिमिलर हैं ऐसे वर्ड्स को हम रिमेंबर कर सकते हैं, और जो साउंड्स किसी चीज के साथ अच्छे जाते हैं उनको हम रिमेंबर कर सकते हैं। आंसर इज म्यूजिक, जो म्यूजिक के साथ अच्छे वर्ड्स एकदम सूट कर रहे हैं, टोन के साथ मैच कर रहे हैं, उनको हम इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। लास्ट सेकेंड लाइन में एवरीवन हमें ये चीज मेंशन है, पैटर्न है और स्ट्रक्चर है, इन्फॉर्मेशन है, इज हाउ अवर ब्रेन एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, पुटिंग वर्ड्स टू म्यूजिक एंड राइम इज वे ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा लेवल ऑफ पैटर्न एंड स्ट्रक्चर टू द लैंग्वेज। अभी उन्होंने क्या कहा कि अगर हम वर्ड्स को म्यूजिक में डाल दें और राइम में डालें, राइम मतलब सेम उसका मीनिंग बन रहा है, सेम उसका प्रोनाउंसिएशन का बन रहा है, ये राइम तो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन हमने उस वर्ड्स को किस में डाला, वो किसके साथ अच्छे जा रहे हैं, वो म्यूजिक के साथ अच्छे जा रहे हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 40th का म्यूजिक। दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लगा देन प्लीज ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज वेल विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।